student, I am Praveen sir. I am going to teach you third part of gravitation chapter. So let's start with the next topic, that is the Earth's gravitational force. Okay. So Earth gravitational force में एक टॉपिक आता है आपका, that is the Earth gravitational acceleration. So इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से फॉल डाउन हो रहा है, सो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन होगा. सो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको. द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीन्स वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ऑन दैट बेसिस हम कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, दैट इज़ आपको पहले से पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो यूजिंग सम फॉर्मूलाज. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन for an object mass m situated at a distance r from the center of the earth. मीन्स कि हम एक सर्कल जैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पे हमारे r है रेडियस, तो ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा. सो यहाँ से हम इस डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यूटन्स का, दैट इज़ द F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. सो लास्ट टाइम जो न्यूटन्स का फॉर्मूला था उसमें हमारे पास था दैट इज़ F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. सो यहाँ पर हमने M1 को कैपिटल M से डिनोट किया हुआ है जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम मास ऑफ द अर्थ ले रहे हैं, तो अर्थ के मास के लिए हमें कैपिटल M से डिनोट करना पड़ेगा. सेम उसी तरीके से नेक्स्ट आगे चल के हमें इस आर को जो है कैपिटल आर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अर्थ के रेडियस के बारे में बताएंगे. ओके, सो इसीलिए हमें अर्थ के मास के लिए कैपिटल एम और रेडियस के लिए आर लेना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिक्टेट किया हुआ है. एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल अर्थ दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल आर. ओके, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ है. सो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज़ भी दिखा दी. एम मीन्स मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर को मैंने आपके यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, दैट इज़ द 6.4 × 10⁶ मीटर. ओके, सो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो बाय इक्वेशन 2 एंड बाय इक्वेशन 1 दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को. सो हमें एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज़ एम जी इज़ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. राइट, सो यहाँ से स्मॉल एम, ये स्मॉल एम आपका कैंसिल होता है. सो आपके पास वैल्यू रिमेनिंग बच जाती है जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. सो हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं. दैट इज़ द कैपिटल जी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू जो मास ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास यहाँ से हमको मिल जाएगा, दैट इज़ द 6 × 10⁻24 kg, और जो रेडियस है वो रेडियस हम यहाँ से ले लेंगे. सो दैट इज़ द 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर. राइट, सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं यानी ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पर, तो 6.67 × 6 एक साइड ले लिया, और 10⁻24 में से 10⁻−11 को हमने निकाला, तो हमारे पास बच जाता है 10⁻13. राइट, सो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर फॉर्म जनरेट किया, तो 6.4 × 6.4 और 10⁻6 का स्क्वायर हो जाता है 10⁻12. सो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे कुछ, ये 2 से कैंसिल होगा, दैट इज़ 2 3 6. ओके, एंड 2 3 6 एंड 2 2 4, 3.2 यहाँ पे आपका ये आंसर आएगा. राइट, और अगर इस 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं ये 6.4 को, दैट मीन्स हमारे पास आंसर मिलेगा 2.13. उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी. तो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा दैट इज़ 6.67 अपॉन 3.2 इंटू 2.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, 10⁻12 ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 10⁻−12. आगे कंटिन्यू करते हैं, तो 6.67 डिवाइडेड बाय
3.2 एंड 2.13 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 6.816 और इंटू 10 में से 10⁻12 को निकाला तो हमें आंसर मिलेगा 10:1, दैट मीन्स ऑल्सो इक्वल टू 10। सो जी इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 0.977 इंटू 10 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, यूनिट होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर होगा विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर बोलते भी हैं कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऑन दैट बेसिस मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स सिखाने जा रहा हूँ। सो उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं आपका वो न्यूमेरिकल्स, ज़रा ध्यान देना ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, राइट। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग ज़रा देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज़ हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मीन्स कि यहाँ पर जो आपके पास दो प्लैनेट है ए एंड बी, सो ए जो है बी का हाफ है। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो डेटा बनता है वो डेटा क्या बन जाएगा, पहले का ये डेटा मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एक मिनट। ओके, सो ये डेटा आपका यहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ आर ए इक्वल्स टू 1/2 आर बी, सो विच इज़ इक्वल टू आर बी अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया मैंने, दैट इज़ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, यानी आर ए मीन्स दैट इज़ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी कि आपके रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के रेडियस का हाफ है, तो 1/2 आर बी, दैट मीन्स आर बी अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द मास ऑफ ए इज़ एम ए, यानी कि जो आपका प्लैनेट ए है उसका मास एम ए हमने कंसीडर किया, सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। ओके, सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ बी, टू फाइंड एम बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको बी का जो प्लैनेट है उसका मास फाइंड आउट करना है, राइट। सो that is the b, so that the value of g on b is half that of its value a। जो वैल्यू है b की, प्लैनेट b की, यानी कि प्लैनेट b की जो g वैल्यू है वो a की हाफ है। सो उसका इक्वेशन आपका बन जाता है जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, दैट इज इक्वल टू जी ए अपॉन 2, राइट। सो द फॉर्मूला इज that is g is equal to gm upon r square। लास्ट टॉपिक में आपका ये फॉर्मूला था। ओके, सो कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेशन पार्ट हमें बोलेगा जी ए इक्वल्स टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर ए, राइट। सो जितने भी प्लैनेट ए से रिलेटेड है वो सारी वैल्यू हमने सफिक्स ए के थ्रू यहाँ पर आपको दिखा दिया है। कैपिटल जी को हम लोग जी ए नहीं ले सकते बिकॉज ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये ऑलवेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेम उसी तरीके से बी वाली वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे, दैट इज़ जी बी इक्वल्स टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी। ओके, सो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। तो आपका इक्वेशन रेडी होगा एक, जी बी अपॉन जी ए। ओके, जी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी। जी ए की वैल्यू है हमारे पास जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर ए, राइट। सो यहाँ पर ये कैपिटल जी और ये जी से कैंसिल हो गया, इक्वल टू
ओके। सो यहाँ पर हमारे पास टर्म मिल जाएगा, दैट इज़ mb अपॉन आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एम ए अपॉन आर स्क्वायर ए। सो यहाँ पर आपका वैल्यू जी बी अपॉन जी ए इक्वल्स टू एम बी आर स्क्वायर बी इंटू आर स्क्वायर ए अपॉन एम ए। सो मास वाले टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं और रेडियस वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। सो यहाँ पर एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर टर्म है तो इनको हमने होल स्क्वायर कर दिया। ओके। सो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू आर अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। सो हम गिवन में देखते हैं वैल्यूज़ को, यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जी बी की जो वैल्यू है वो है जी ए अपॉन 2। सो जी बी की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे जी ए अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय जी ए इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए की वैल्यू हमारे पास है आर बी अपॉन 2। तो इन प्लेस ऑफ आर ए we can put here rb upon 2, so that is the rb upon 2 upon rb whole square, right? so यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ga से ga कैंसल, rb से rb कैंसल। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4। सो ये 4 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा आपका 4/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। सो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। सो ये एम ए इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एम ए इज़ इक्वल टू एम बी। सो आपका एम बी की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ एम बी इज़ इक्वल टू 2 एम ए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। द मास ऑफ बी इज़ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एंड वेट। यहाँ पर ऑलरेडी आपको मास और वेट के बारे में डिस्टिंग्विश करके दिया गया है। मैं आपको सभी पॉइंट्स एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। मास जो होता है, बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग मास, ओके। और जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बॉडी के ऊपर कितना एक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेट। मास का मैग्नीट्यूड, यानी इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास मैग्नीट्यूड में होता है बट इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। वेट का जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। थर्ड पॉइंट मास का बोलता है इट डज़ नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस मतलब कि अगर हम किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो मास रहेगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा और कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए सिर्फ मास जो होता है मैग्नीट्यूड होता है उसका, और उसका डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। बट वेट जो होता है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो होता है इट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट वेट जो होता है जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी अदर प्लैनेट से अदर प्लैनेट पे, ओके। सो मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, दैट इज़ केजी, और वेट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वेट की यूनिट को केजी बता देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि वेट की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स होता है कि कोई भी पार्टिकल जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, सो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। यानी कि उस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होना चाहिए और कोई भी दूसरा फोर्स वहाँ पर एक्ट नहीं होना चाहिए। सो ऐसे सिस्टम को, यानी ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं फ्री फॉल, राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ कि एक
छोटा एक फेदर है और एक टेनिस बॉल है। अगर टेनिस बॉल और फेदर को हम गिराते हैं सेम हाइट से, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सबसे नीचे पहले जल्दी पहुंचेगा? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली टेनिस बॉल, राइट, क्योंकि वहाँ पर एयर जो है फेदर्स को क्या कर रहा है, रेजिस्ट करने लग रहा है, राइट। तो वहाँ पर फ्री फॉल मतलब कि उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए। देयर वेर नो एयर, वहाँ पर एयर भी नहीं होना चाहिए, वैक्यूम लाइक प्लेस होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में हम उस फेदर्स को और एक टेनिस बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में ग्राउंड लेवल को टच करेंगे। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, और एक्सीलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। सो इसीलिए जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो जी के इक्वल हो जाता है। सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू g, तो हमारी जो वैल्यू मिलती है v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगी, क्योंकि u हो जाएगा 0 और इन प्लेस ऑफ a क्या आ जाएगा g। s इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन u 0 तो t भी 0, तो आपको यहाँ पर 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs हो जाएगा, राइट। ओके, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी दिया हुआ है। माइनस ऑफ जी मतलब कि यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर इसीलिए दिखाया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, सो a इज इक्वल टू माइनस जी हम यहाँ पर दिखाते हैं। सो ऑन दैट बेसिस, ये आपका न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। ऑलरेडी ये आपके 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, और सेकेंड न्यूमेरिकल जो है आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5 का ई है। दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, सिर्फ आपको देखना है और अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। 5 सेकेंड मीन्स गिवन में, यानी डेटा में आप देखेंगे जो टाइम हो जाएगा आपका वो 5 सेकेंड हो जाएगा। 5 मीटर मीन्स वो डिस्टेंस या हाइट से रिलेट कर जाता है, तो मतलब कि आपका s इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, सो दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v 0 होगा। ओके, सो टू फाइंड आउट हमको करना है वैल्यू ऑफ g। सो हमने फॉर्मूला यूज़ किया s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो कैलकुलेशन पार्ट में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। s हमारे पास ऑलरेडी 5 मीटर दिया हुआ है, सो 5 रखा है यहाँ पर, 1/2 इंटू जी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो g एज इट इज़ रहेगा, इंटू टी स्क्वायर मीन्स दैट इज़ द 5 का स्क्वायर। सो 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू 5 यहाँ पर आपका एक 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल हो गया। सो g को हम यहीं पर रखते हैं, 2 को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो 2 और 5 को वहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे हो गया आपका 2/5। सो 2/5 को अगर हमने डिवाइड किया तो आंसर हमें मिलता है g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल बोलता है कि अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एक बॉल जो है टेबल से नीचे की तरफ गिरता है, राइट, और 1 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंचता है। अज्यूमिंग जी हमको यहाँ 9.8 नहीं लेना है, जी हमको यहाँ पे उसने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, राइट। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड द हाइट ऑफ द टेबल। सो टाइम आपको पहले से ही डेटा में दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल टेबल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो u क्या हो जाएगा, अगेन आपका 0 हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, यानी कि आपका s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फाइंड आउट करना है आपको स्पीड यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
फॉर्मूला आपका बनेगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सॉरी न्यूटन्स मोशन, दैट इज द एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सो कैलकुलेशन पार्ट में वैल्यूज़ को अगेन पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉर यू इज इक्वल टू 0, सो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका हाफ जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। सो आपको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये 2 5 कैंसिल हुआ, तो एस इज इक्वल टू 5 मीटर, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टेबल। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सो u इज इक्वल टू 0 है, तो g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1, सो v इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स होता है द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को स्टेबल करके रखता है कंटिन्यूसली, तो वो उसकी पोटेंशियल होती है, राइट। ओके, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, दैट इज़ Gm/r प्लस एच माइनस Gm/r प्लस एच। अब ये माइनस यहाँ पर क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका अर्थ है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे होना चाहिए, यानी तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल जो है मैक्सिमम होगी, राइट। क्योंकि अगर अर्थ सरफेस पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। सो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। सो इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये सेंटर पॉइंट से अगर हमने यहाँ पर एक आर बनाया, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये अर्थ का रेडियस हो गया आर, और ये हाइट हो गई एच। सो ये आर प्लस एच, यानी आर और ये प्लस एच कंबाइन होकर ये पूरा एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर ये आर प्लस एच आता है, यानी जो हम लोग यहाँ पर आर लिखते थे वो आर प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए क्योंकि पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे अपने आप की अपनी पोजीशन को स्टेबल करके रखता है। सो इसलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा -Gmm/r प्लस एच, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब हो जाता है फ्री, आज़ाद हो जाना। ओके, फ्री हो जाना मतलब कि अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल गए तो आपके ऊपर अर्थ का ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो आपके एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स कि u इज इक्वल टू वी एस्केप, इसके इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हमने पार्टिकल को दिया है, अगर वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, सो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर नहीं जा पाएगा। सो अगेन उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और वो पार्टिकल वापस से फॉल डाउन हो जाएगा। तो अगर हमें उस पार्टिकल को एस्केप करना है अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर, सो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जो हम पार्टिकल को थ्रोन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी की होनी चाहिए या तो उससे मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर विच द बॉडी इज एबल टू ओवरकम, ओवरकम मतलब मैनेज कर लेना, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनेज कर लेता है, डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। सो कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, उसके लिए आपका एस्केप वेलोसिटी दिया है। अगर सरफेस आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है और इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि एक ऐसे डिस्टेंस पे है जिसको हमें पता ही नहीं है। इनफाइनाइट मीन्स होता है जो उसके बारे में हमें पता नहीं है। सो अगर सरफेस पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी ऑब्जेक्ट की, हाफ mv²। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एज यूजुअल 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Gmm/r। नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, बट यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -Gmm/r। ओके, अगर अबोव द सरफेस होता तो यहाँ पे r प्लस h होता है, सरफेस पे है इसलिए सिर्फ r आया है। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा,
माइनस जी एम अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0. सो टी इज इक्वल टू टी डॉट ई मतलब टोटल एनर्जी, उसको E1 से रिप्रेजेंट किया. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 v² सॉरी 1/2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है G/m/r. सो यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए टोटल एनर्जी E2 से इसको रिप्रेजेंट किया. काइनेटिक एनर्जी इज़ 0, पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, सो द टोटल एनर्जी इज़ 0. सो हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी देते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाए. तो उसके लिए हमें फाइंड यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी का तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो E1 इज इक्वल टू E2. E1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/2 mv² माइनस G/m/r ये हो गया इज इक्वल टू E2 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर, राइट. सो हमने क्या किया यहाँ पर जो है आपका ये स्मॉल m ये m से कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ के रिमेनिंग पोर्शन बच गया 1/2 v² इज इक्वल टू G/m/r. ओके, सो v² इज इक्वल टू ये 2 हमने यहाँ पे रखा दैट इज़ 2 G/m/r. सो v यहाँ पर स्क्वायर को रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा v/es, ये एस्केप हो जाता है दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको. सो v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 Gm/r. सो यहाँ पर ये Gm/r को हमने रिप्लेस कर दिया. ये Gm/r जो होगा आपका वो वाले फॉर्मूले से जाएगा दैट इज़ G इज इक्वल टू Gm/r², जो हमने ग्रेविटेशन की वैल्यू निकाली थी 9.8 उसमें फाइंड आउट किया था, आप देखेंगे. तो अगर इन प्लेस ऑफ G ओके यहाँ पर Gm/r है तो एक r तो रिमेनिंग टर्म में बच ही जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैंने उस वैल्यूज़ को पुट किया तो एक r से r कैंसिल होगा और एक r यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगा. सो G की वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई दैट इज़ 2Gr. 2 यहाँ पर इसको अंडर रूट में रखा, 2 इंटू G की वैल्यू होती है 9.8 और R की वैल्यू दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶, और इसको हमने स्क्वायर रूट से निकाला तो हमारी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं या थ्रोन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाता है. ओके, so the next numerical on the basis of Newton's law of gravitation is that is the stone thrown vertical upward with the initial velocity u reaches at a height h before coming down. Okay, so ये क्वेश्चन आपको ये बोलना चाहता है कि एक स्टोन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रोन करते हैं तो वो जो है नीचे आने से पहले ओके इनिशियल वेलोसिटी u के थ्रू एक हाइट गेन करता है. जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में ब्लू लाइन से एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये जो पॉइंट A है और B है यानी A जो है ग्राउंड सरफेस पे और B जो एक पर्टिकुलर हाइट पे है. सो अगर स्टोन को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया तो पॉइंट A टू B जाने में उसे एक टाइम लगेगा. वो सपोज़ कि आपने टाइम जो है t1 है, राइट. ओके, नीचे आने से पहले so that the time taken to go up is same as the time taken to come down. यानी कि जो टाइम उस पार्टिकल को ऊपर जाने में लगा वही टाइम जो है पार्टिकल को नीचे आने में भी लगना चाहिए. सो हम कंसीडर करेंगे सेकेंड टाइम जो B टू A पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे टाइम को हमने कंसीडर किया t2. दैट मीन्स हमें अब यहाँ पर t1 और t2 दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखाना है. मतलब कि आपको ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए. सो t1 इज इक्वल टू t2 हमें ये शो करना है. ओके, सो ये न्यूमेरिकल जो है सेम वही आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का D है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में. वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at. ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है. सो ये v इज इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड यहाँ पर है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at² इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो हम सेकेंड इक्वेशन को पहले लेते हैं. सो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at² हमने यहाँ पर लिया. सो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुटअप की. s इज इक्वल टू v माइनस at इंटू टी प्लस हाफ at². अब
यहाँ पर ये v माइनस ए टी कहाँ से आया, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी होती है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है u अपॉन t, राइट। सो मैं अगर ये t को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस u, ओके। सो मुझे यहाँ पर u को हटाना है, पहले u को रिप्लेस करना है, तो u यहीं पर रहने दूंगा मैं। सो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी। सो यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिलती है। सो इन प्लेस ऑफ u मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ v माइनस ए टी इंटू टी, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू टी वी टी माइनस ए इंटू टी दैट इज़ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो 180 स्क्वायर में से हाफ ए टी स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें कंडीशंस दी गई वो कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बोलता है कि अगर आपका जो स्टोन है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाता है, सो एज द स्टोन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम ए टू बी। सो अगर ए टू बी जाता है तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम दिखाएंगे एस से। सो वो डिस्टेंस हमारा होगा ए टू बी दैट इज़ इक्वल टू ए बी। एक हाइट बनाता है वो, यानी कि एस इज़ इक्वल टू एच, और टाइम जो है हमारा टी जो होगा वो टी1 के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, राइट। अब अगर पार्टिकल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सीधी सी बात है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी, यू तो यू ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, बट जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी वी, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट बी तक जाने के बाद वहाँ पर उससे आगे वो पार्टिकल नहीं जा पाएगा। सो दैट मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी और वहाँ से वो फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को देखते हैं। सो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड था हमारा, ओके। सो एस की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, एच, वो हमने ले लिया। v जीरो है तो ये पूरा वी टी जीरो हो जाएगा। हाफ ए की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी, सो इंटू टी वन, इन प्लेस ऑफ टी क्या आ जाएगा, टी वन आ जाएगा। सो टी वन स्क्वायर हो गया। सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4, एच इज इक्वल टू माइनस इंटू दिस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो हाफ जी टी वन स्क्वायर। सेम एज इट इज जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, सो उससे देख लेते हैं हम लोग, एज द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम बी टू ए। सो आपका जो t होगा वो t2 में कन्वर्ट हो जाएगा, u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी, s जो होगा वो h में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ a इज इक्वल टू g। तो यहाँ पे माइनस ऑफ g क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता तो हम क्या करते, a इज इक्वल टू माइनस जी यूज़ करते, बट वो आपका अलॉन्ग द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर रहा, ओके। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u जीरो हो गया, सो दैट मीन्स यू टी पूरा टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ a की जगह पर आ गया g, t की जगह पर आ गया t2 दैट इज़ जी टी टू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th दोनों को कंपेयर करेंगे, ओके। सो ये s जो है आपका h के इक्वल ही है, सो h और ये h दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका इक्वेशन बनेगा हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी टू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है हाफ जी कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर। सो स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो टी वन इज इक्वल टू टी टू। मीन्स हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका टाइम इंटरवल था, यानी वर्टिकल डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने में और अपवर्ड से डाउनवर्ड आने में, दोनों टाइमिंग जो थी सेम थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको डेटा में दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 5 kg है और वेट जो है वो 49 है अर्थ सरफेस पे।
व्हाट विल बी देयर वैल्यूज़ ऑन द मून, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है मास ऑन द मून एंड वेट ऑन द मून, राइट। सो यहाँ पर आपको अज्यूम करने को बोल रहा है, दैट इज अज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ। 1/6 ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, यानी मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के 1/6 होता है। मीन्स कि अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 100 न्यूटन है और उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, सो दैट मीन्स मून पर उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 16.6 न्यूटन आपको मिलेगा। और आपको पहले से भी पता है कि अगर हमारा अर्थ पर जो वेट है मून पे जाते हैं तो मून पे हमारा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे W=mg। कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मास, हमने मास और वेट के बारे में डिस्टिंग्विश जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि मास जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, तो मास हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो अगर अर्थ पर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है तो ऑब्वियसली मून पर भी उसका मास क्या होगा, 5 kg होगा, राइट। अब सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वेट उसका जो है मून पर कितना होगा। सो यहाँ पर फॉर्मूला होता है W=mg। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अरेंज किया है फॉर्मूले को। सो WM दैट इज़ द वेट ऑन द मून और यहाँ पर WE दैट मीन्स वेट ऑन द अर्थ। तो फॉर्मूला mg पुटअप किया, ये m और ये m जो यहाँ पर बताता है दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून और ये ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से ये m और ये m कैंसिल होता है, हमारे पास बचता है Gm/Ge। सो दैट इज़ इक्वल टू 1/6, ओके। फिर इस WE को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, यहाँ ले जाते हैं, तो हमारे पास बच जाता है वेट ऑन द मून इज इक्वल टू वेट ऑन द अर्थ अपॉन 6। वेट ऑन द अर्थ हमारे पास है दैट इज़ 49 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड किया तो वेट ऑन द मून यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून पर 8.167 न्यूटन हमको मिलता है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है, ये भी बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी हाइट उसकी जो है 500 मीटर की है, ओके। व्हाट इज इस इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ओके। हाउ लॉन्ग विल बी द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क ये हो गया, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट वापस आने में कितना टाइम लेता है, मीन्स कि अपवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो जाने और आने में जो टोटल टाइम होगा वो हमको पूरा टोटल टाइम बताना है कि उसका अपवर्ड डायरेक्शन में जाना और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में कितना टाइम लगा। सो हमें फाइंड आउट करना है T फॉर गोइंग अप प्लस T फॉर गोइंग डाउन, मतलब टाइम फॉर गोइंग अप एंड टाइम फॉर गोइंग डाउन। सो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला हमारे पास है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v इज इक्वल टू u प्लस 80। कैलकुलेशन पार्ट में हम देखेंगे एज द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा, तो a जो है माइनस ऑफ g में कन्वर्ट हो जाएगा। सो u² प्लस 2 माइनस ऑफ g इंटू h, h जो है आपका h में कन्वर्ट हो जाएगा एज यूजुअल डिस्टेंस के हिसाब से। सो नाउ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। तो v इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया, तो यहाँ पर u² इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2gh, राइट, ओके, क्योंकि ये जो v है ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर u² 2gh हो गया, 2g को हमने 10 अज्यूम किया, इंटू h कितना है 500 मीटर है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 10,000। और यहाँ पर है u² इज इक्वल टू 10,000 को हमने स्क्वायर फॉर्म में स्प्लिट किया तो 100 इंटू 100, तो फाइनल u की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर हटाने पे तो यहाँ पे आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। सो ये 100 मीटर पर सेकेंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की इनिशियल। सेकेंड फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, वो कन्वर्ट हो जाता है u माइनस gt में, बिकॉज ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा तो a की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ g, तो v हो जाएगा 0 आपका और u हो जाएगा इक्वल टू gt। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, v के प्लेस पे 0 आ गया, u के प्लेस पे आपका 100 आ गया, माइनस यहाँ पर आ गया आपका g 10 हमने लिया था और इंटू t। सो यहाँ पर हमने अरेंज किया तो 100 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू 100/10, तो हमारा जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। और हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट किया था, आपका जो वैल्यू मिल रहा था दैट इज़ t1 इक्वल्स टू t2, मतलब
अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आने में भी लगता है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को जाने में 10 सेकेंड लगता है तो सीधी सी बात है कि कमिंग डाउन यानी नीचे आने के लिए भी उसे 10 सेकेंड लगेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों की टाइम को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो पार्टिकल को पूरा अपना एक अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकेंड का। तो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन चैप्टर फिनिश होता है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। मैंने YouTube पे जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको वन टाइम सॉल्व करने हैं। और सारे थियरी क्वेश्चंस जैसे कि आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ओके, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सभी आपको लर्न भी करने हैं। और उसके साथ जो भी आपके छोटे डेफिनेशंस हैं उनको भी आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि आपको सबसे ज़रूरी ये कि टेक्स्ट बुक रीड करना है, क्योंकि आपके जो भी MCQ क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में जो हैं टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।